द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी किसी भी नेशन की हवा में नहीं बन जाती। अगर फॉरेन पॉलिसी को बनाना है तो उसके लिए कई सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं जबकि बाकी जो है वो वेरिएबल होते हैं, मतलब कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ बदलते रहते हैं। जो चेंज है नेशनल और इंटरनेशनल कंडीशंस में, सर्कमस्टेंसेस में, इनके कारण भी अगर भाई नेशनल तौर पे या इंटरनेशनल तौर पे हालात में बदलाव आता है तो उसके कारण पॉलिसीज में भी जो है वो उस फॉरेन पॉलिसी से जो भी संबंधित मैटर होंगे उनमें भी बदलाव फिर आएगा। जिस तरह का वर्ल्ड अरेंजमेंट है उसका में अगर चेंज होता है ये पूरी तरह से उस पर निर्भर रहता है। और बैलेंस ऑफ पावर, तो इंडिया ने भी जो है इसी चीज को देखते हुए अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें बदलाव, जैसा वर्ल्ड अरेंजमेंट में चेंज हुआ और बैलेंस ऑफ पावर में उस पर निर्भर होते हुए इंडिया ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव किया। कोल्ड वॉर के एंड के बाद वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर बन, अमेरिका जो है बहुत ज्यादा प्रभावशील हो गया पूरी दुनिया में क्योंकि उसकी जो है अपनी नेशनल पावर। अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए इंडिया ने बायलैटरल रिलेशंस किए अमेरिका के साथ और वो बहुत स्ट्रॉन्ग किए। इससे क्या हुआ, कोशिशें ये भी करी गई कि रिलेशंस जो है वो और मजबूत किए जाएं इंपॉर्टेंट वर्ल्ड पावर्स जैसे रशिया, चाइना, जापान। कोई भी चेंज इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में और लीडरशिप में अगर होता है तो चेंज जो है फिर पॉलिसी जो उस संबंधित मैटर से होती है उनमें भी होता है। और सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर। हमारी इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडिया की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंटल मैग्नीट्यूड है हमारा। इंडिया के जो फ्रंटियर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं वो मार्क्ड है, प्रोटेक्टेड है नेचुरल बाउंड्रीज से। माउंटेन रेंजेस है हिमालयाज के नॉर्थ में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, अरेबियन सी वेस्ट में और इंडियन ओशन साउथ में। खास स्पेशल ज्योग्राफिकल पोजीशन इंडिया की जो है वो हमारे लिए कई बार ब्लेसिंग भी है और कई बार हमारे लिए कर्स, क्योंकि हर चीज के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज। अब पहाड़ी और मरीन फ्रंटियर्स होने के कारण, मतलब समुद्र और पहाड़ के बाउंड्रीज होने के कारण और बहुत ही ज्यादा अच्छी ज्योग्राफिकल फर्टिलिटी होने के कारण और कंट्रीज के मुकाबले में एशिया के इसको कई सारे अटैक्स भी झेलने पड़े और ब्रिटेन का शासन भी झेलना पड़ा। अगर हम जो नॉर्थ हिमालय है वहां के बॉर्डर्स पर या साउथ कोस्टल पे बॉर्डर्स पे अगर हम निगाहें नहीं रखेंगे तो हमें फिर उसके भी नतीजे झेलने पड़ सकते। दूसरा आता है टेरिटरी। टोपोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, प्लेट्यू वाले हैं, प्लेन्स हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं। अगर एरिया के उसमें देखें तो इंडिया 7th में आता है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ साउथ लेंथ इसकी 3,214 किलोमीटर है और ईस्ट वेस्ट लेंथ जो है 2,933 किलोमीटर। माउंटेन रेंज जो हिमालय का है और जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है इसके बीच में एल्यूवियम के फर्टाइल प्लेन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंडिया के लिए फायदे। इंडिया का ऑलमोस्ट 7,516 किलोमीटर का कोस्टल बाउंड्री है और 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। कोस्टल नेबर्स कंट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इसलिए पूरी तरह से कुछ कोशिश की जा रही है कि इनके साथ रिलेशन जो है हमारे बेहतर है। फिर आता है पॉपुलेशन। चाइना के बाद इंडिया 2nd प्लेस पे आता है पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन से। जनगणना के अनुसार 2011 में जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की थी वो 121019342 थी। इसमें से 62, 37, 24 to 48 मेल्स थे जबकि 58, 64, 69, 174 फीमेल्स इंक्लूडेड थी। आप इसको पूरा जो है नंबर वर्ड्स में पढ़ सकते हैं। 1/6 पार्ट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का है वो इंडियन है। इस समय इंडिया जो है सबसे यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड। 65% पॉपुलेशन इंडिया की यंगस्टर्स की है जो कि 35 ईयर्स एज से कम। अब क्योंकि इंडिया जो है पॉपुलेशन के टर्म्स में बहुत ज्यादा है तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसी के कारण जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहती हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन रहे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की
प्रॉब्लम मानी जाती है ओवर पॉपुलेशन, जबकि जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा है जितने भी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे कंपेयर किया जाए। लेकिन खाली पॉपुलेशन होना ही ये कंट्रीब्यूट कर सकता है खाली इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड के। नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट। अब नेचुरल रिसोर्सेज बेसिस होता है नेशनल स्ट्रेंथ का, आधार होता है किसी भी नेशन की मजबूती का आधार उसके नेचुरल रिसोर्सेज है। बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का अवेलेबल होना मदद करता है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते बहुत ज्यादा मात्रा में तो नेशन को निर्भर होना पड़ता है और नेशंस पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या फिर जो जरूरी रॉ मटेरियल है उसके लिए। बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है इंडिया के अंदर। यह एक संपन्न देश है मिनरल वेल्थ के मामले में। हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन है पूरी वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में आयरन, चारकोल, माइका के। इसी तरह से रिसोर्सेज है जैसे फर्टाइल प्लेन्स, एल्यूवियम के, डेंस फॉरेस्ट, मिनरल्स, रिवर्स, ओशियनिक वाटर प्लेंटी में अवेलेबल है इंडिया के। मरीन इकोनॉमी डेवलप करके इफर्ट्स किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ाई जाए, उनको एक्सपोज करके जो कैपेसिटी है ह्यूज ओशियंस की और जो कि सिचुएटेड है साउथ ऑफ इंडिया में। बहुत कंफर्टेबल क्लाइमेट है अगर सराउंडिंग जो हमारी एशियन कंट्रीज है उनके क्लाइमेट से। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ का, फर्टाइल सॉइल है, फेवरेबल क्लाइमेट है इंडिया का, जिसके कारण इंडिया की जो अप्रोच है वो डिफेंसिव है बजाय एग्रेसिव होने की। दूसरा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रैक्टिकल यूज फंडामेंटल नॉलेज का इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। अपनी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए ह्यूमन बींग्स लगातार खोज कर रहे हैं नई नई नॉलेज की और लगातार कोशिश कर रहे हैं उस नई सर्च नॉलेज का प्रैक्टिकल तौर पे इस्तेमाल किया जाए। पुराने जमाने से लेके आज की अल्ट्रा मॉडर्न एरा तक लगातार प्रोसेस चल रहा है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करी जाए और उसको कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। ज्योग्राफिकल फैक्टर से अगर कंपेयर करें तो जो मॉडर्न नॉलेज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन एक्वायर करी है और इससे इनकी एक डोमिनेंस स्थापित हुई है पूरे वर्ल्ड में और ये प्रभावित करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। साइंस और टेक्नोलॉजी डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में नेशन। अमेरिका जो है पूरी तरह सफल हो चुका है डोमिनेंस हासिल करने में, स्टैब्लिश करने में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, क्योंकि उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इस तरह से जापान ज्योग्राफिकली बहुत छोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर माना जाता है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल किया है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। रिसर्च और डेवलपमेंट जो कि इंडिया द्वारा किया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, कम्युनिकेशन और स्पेस में, उससे इसकी नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ी है। इंडिपेंडेंस के बाद से डेवलपमेंट जो साइंस और टेक्नोलॉजी का हुआ है उसमें जो है ज्यादा प्रेफरेंस दी गई उसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के। होमी भाभा, उनकी मदद से ये जो साइंटिस्ट थे उनकी असिस्टेंस से नेहरू ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है प्रोग्रेस की करी, खास तौर से न्यूक्लियर एनर्जी की, स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी की। न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में पोखरण में हुआ था। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है। पोखरण 2 का जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1998 में हुआ था, तब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब इससे जो है फिर न्यूक्लियर पावर इंडिया की जो है वो रिपीट हुई। इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हासिल करी है साउथ एशिया में क्योंकि रीजनल पावर के तौर पर, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड्स। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पिछले 3 दशकों से इकोनॉमिक मैटर जो है ये सेंट्रल पॉइंट बने हुए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ट्रेड इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, की रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इकोनॉमिक पावर भी इंक्लूड करी गई है उन फैक्टर्स में खास तौर से जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। एक स्टेट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है नेशन के अंदर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इंटरडिपेंडेंस नेशंस के बीच में बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हो, या उसके डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस नेशंस की वो बढ़ रही है। जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस हासिल हुई है इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल किया है बहुत रिमार्केबल तरीके से। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसने आत्मनिर्भरता हासिल करी प्रोडक्शन में फूड क्रॉप्स के। नतीजा क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो होता है, इसने भी अच्छी प्रोग्रेस करी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन से इंडिया में जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन एक उसको लाके दी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री के तौर पे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया ने साथ ही साथ टॉप पोजीशन हासिल करी प्रोडक्शन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल जरूर है और इसने बहुत सफल प्रोग्रेस हासिल करी है इंडस्ट्रियल फील्ड में।
हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव। अगर जो बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज का, अगर उसको देखें तो जो आज की प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी है उसका जो ताना बाना बुना गया वो इसी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखते ही बनाया। इंडियन कल्चर सबसे ज्यादा पुराना कल्चर है पूरी दुनिया का, और इसकी वजह से इसका कल्चर और जो वैल्यूज डिफरेंसेस वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में दिखती है। जिस तरीके से सपोर्ट मिला है कंट्रीज से पूरी दुनिया के इंडिया की फर्मनेस को लेकर, इसीलिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जा रहा है। और इसमें जो है कल्चर को अपनाया है सर्वे संतु निर्मया, यानी लेट ऑल बी हेल्दी ऑफ इंडिया। ये जो है एक तरह से जो हमारा वाला कल्चर है सर्वे संतु निर्मया, इसको जो है सबने अपनाया है। अब देखते हैं रोल क्या है इंडिया का पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इससे पहले कि हम पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की डिस्कस करें, मीनिंग क्या है पॉलिसी ऑफ नॉन अलायंस का, उसे समझना जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी स्टेट का डिक्लाइन कि वो मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन करे कोल्ड वॉर में, उसको जो है दो मिलिट्री ग्रुप जो कम्युनिस्ट के थे और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी डेथ की थी, उसको बोलते हैं नॉन अलायंस। पॉलिसी जो नॉन अलाइनमेंट की है ये कहीं इससे ज्यादा है। जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की उसमें ऑपोजिशन जो है हर तरीके के मिलिट्री ग्रुप या अलायंस का नहीं बना होता है, क्योंकि ऑपोजिशन बना होता है अलायंस का, जो कि रेफरेंस लेके चले अगर आप कोल्ड वॉर के, उसके अलायंस का बना होता है। तो पॉलिसी जो फ्रेम करी गई वो एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में बनाई। नॉन अलाइनमेंट अलग है, बिल्कुल आइसोलेशनिज्म। जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की वो हर तरीके के रिलेशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिर्फ मिलिट्री रिलेशंस को छोड़ के, जो कि कोल्ड वॉर के संदर्भ में उठ रहे थे, उनको एक्सेप्ट करती। पॉलिसी जो नॉन अलायंस की है वो ऐसा नहीं है कि इनएक्टिविटी की पॉलिसी है, इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि पॉलिसी जो नॉन अलायंस की है वो न्यूट्रलिटी की भी पॉलिसी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, हम एक्टिव नहीं है। अगर स्पीचेस देखो आप नेहरू जी की इंडिपेंडेंस के बाद, तो उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे पॉलिसी ऑफ इंडिया के। प्रोटेक्शन रीजनल यूनिटी का, ऑटोनॉमी जो हमारी पॉलिसी फ्रेमिंग है उसमें, मेंटेनेंस डेवलपमेंट इंटरनेशनल का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का। जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की उसको हम एक स्ट्रैटेजी, एक इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। पहला कि हम कोई भी जो ग्रुप है वेस्टर्न कंट्रीज या कम्युनिस्ट का उसको नहीं ज्वाइन करेंगे। हम डिसीजंस जो है फॉरेन पॉलिसी की फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन और विजडम के साथ लेंगे और फ्रेंडशिप रखेंगे हर कंट्री से। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पॉलिसी नॉन अलाइनेंस की असिस्ट कर सकती है इन तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए जो फॉरेन पॉलिसी के हैं इंडिया की। नेहरू की ओपिनियन में जो पॉलिसी थी नॉन अलायंस की वो बेसिकली हेल्प करने के लिए थी इंडिया को यूनिटी मेंटेन करना। मतलब इंडिया की जो यूनिटी है उसको मेंटेन किया जाए, उस या इंडिया जो है यूनिटी मेंटेन करके रखे, इसके लिए जो है पॉलिसी नॉन अलायंस की आई। इसके बावजूद अटेम्प्ट्स जो है कोशिश करी गई या क्या कहते हैं अटेम्प्ट्स किए गए कि किसी एक सुप्रीम पावर की तरफ झुकाव हो, और ये मेनली था प्रॉब्लम क्रिएट करना इंडिया की कंट्री की जो यूनिटी है उसके लिए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर। क्योंकि हमारी कंट्री में एलिमेंट्स जो हैं दोनों को फेवर करते हैं, यूएसए को भी और सोवियत यूनियन को भी, दोनों ही मौजूद थे। तो जो स्ट्रैटेजी थी नॉन अलायंस की उसने काफी मदद करी। जो भी खतरा था हमारे नेबरिंग पाकिस्तान और चाइना से, उससे भी हमें काफी मदद करी। नेहरू का मानना था कि जो स्ट्रैटेजी है नॉन अलायंस की वो खाली इंडिया को ही फायदा नहीं करेगी बल्कि पूरी दुनिया को, और जो वर्ल्ड पीस में अगर डेंजर में होगा, अगर इस तरह की कोई अलायंस होती है तो वर्ल्ड पीस डेंजर में आ सकता है। ये जो नेहरू थे उनका ये मानना था कि जो स्ट्रैटेजी है नॉन अलायंस की वो खाली इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा था। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉन अलायंस पॉलिसी काफी यूजफुल है, कि जो पॉलिसी है वो बेसिकली संबंधित किससे है, पीस से, और पीस बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि आपको इकोनॉमिक असिस्टेंस मिले इंडिया को दोनों ही सुपर पावर से नॉन अलायंस के कारण। इसलिए इंडिया ने जो है नॉन अलायंस की पॉलिसी को अपनाया।